13 मई 2008 यानी वो काला दिन जिसने शांत जयपुर के दिलो दिमाग पर एक दाग छोड़ दिया। छह ऑपरेशन हो गए मेरे, 6 साल तक तो घर पड़ा रहा मेरा। इन्हीं 4 लोगों को जो इसमें मुलविस नहीं है, इसमें शामिल नहीं है, उनको आप गिरफ्तार कर लो और उन पर कह दो कि ये टेररिस्ट हैं या इन्होंने गुनाह किया है। मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है कि इस आदमी की उम्र 25 साल से 40 साल के बीच में हो सकती है। वेरिएशन 1 साल 2 साल का आता है, बात समझ में आती है। वेरिएशन 15 साल का, 16 साल 10 महीने के बच्चों को आप 40 साल का भी दिखा सकते हो। तो कोर्ट ने स्ट्रिक्टली उसको रिफ्यूज किया। उसके छगे थे, वो लगने के बाद में मेरे ऐसे ब्लड निकला जैसे अपन पिचकारी छोड़ते हैं पानी की, उस तरह से ब्लड बाहर निकला और मैं थोड़ी देर बाद ही तड़फड़ा के पड़ गया था। Yesterday, the Rajasthan High Court acquitted all the accused in the 2008 Jaipur serial blast case. सलमान जो लड़का जो गिरफ्तार हुआ था और नाबालिग था और उसके दादा थे जो है वो उस सदमे को नहीं बर्दाश्त कर पाया और कुछ ही दिनों बाद उनकी डेथ हो गई। 13 मई 2008 की वो तारीख थी जब राजस्थान की कैपिटल जयपुर, पिंक सिटी जयपुर में शाम को 7:10 के बाद अगले 20 मिनट में अलग अलग इंटरवल पर 8 बड़े बम धमाके हुए, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण रूप से 70 से ज़्यादा बेगुनाहों की जान गई, 200 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एंटी टेरर स्क्वाड की टीम बिठाई गई, इन्वेस्टिगेशन चला। इन्वेस्टिगेशन के बाद एटीएस ने अपनी रिपोर्ट फाइल की, चार्जशीट फाइल की गई, जिसके बाद 4 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सैफुर रहमान, मोहम्मद सरवार आज़मी और मोहम्मद सलमान, चारों ही उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। चारों को गिरफ्तार करने के बाद मुकदमा चलाया जाने लगा। सेशन कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने चारों को दोषी पाया और फांसी की सज़ा सुनाई, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट में अपील की गई और अभी हाल ही में जयपुर में राजस्थान हाई कोर्ट ने चारों को बाकायदा बरी किया। हाई कोर्ट का कहना था कि ये चारों बेगुनाह हैं। एटीएस की रिपोर्ट के अंदर बहुत सी खामियां थीं, जिसकी वजह से ये मुकदमा गलत तरीके से चलाया गया, बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया गया और 16 साल तक उनको जेल में रहने दिया गया। राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा एक्विटल मिलने के बाद हमने चारों आरोपियों के वकील एस अली से बात की। उनका कहना था कि राजस्थान पुलिस और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड द्वारा बनाई गई रिपोर्ट बेबुनियाद है। एस अली का कहना था कि राजस्थान पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें लैक ऑफ एविडेंस है और राजस्थान पुलिस ने पब्लिक सेंटीमेंट में आकर इन चारों को बेबुनियाद पर गिरफ्तार किया। बहुत दुख की बात है कि इस शहर के अंदर ये इतना बड़ा हंगामा हुआ, बहुत लोगों की जान गई, सब लोग दुखी थे इस बात से। लेकिन ये भी एक दुख की बात है कि आप किन्हीं 4 लोगों को जो इसमें मुलविस नहीं है, इसमें शामिल नहीं है, उनको आप गिरफ्तार कर लो और उन पर कह दो कि ये टेररिस्ट हैं या इन्होंने गुनाह किया है। और अगर ऐसा ही होता कि हाँ, जो पुलिस, एटीएस या पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो कुछ कहते हैं वो सही है, तो फिर सिस्टम की ज़रूरत ही क्या है? ना आपको किसी सिविल कोर्ट की ज़रूरत है, ना सेशन कोर्ट की ज़रूरत है, ना हाई कोर्ट की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन ये मान के चलता है कि एजेंसीज गलती करती हैं या उनसे गलतियाँ होती हैं, इसीलिए चेक बैलेंस के लिए आगे कोर्ट पे कोर्ट और आगे एक दूसरे को चेक करने का सिस्टम है। तो जो कुछ भी उन्होंने केस बना के पेश किया था, उन्होंने कहा कि साहब इस केस की स्टोरी यहाँ से शुरू हुई कि आज तक टीवी पे और इंडिया टुडे चैनल के ऊपर एक मेल आया और उनके संपादक ने ये राजस्थान के एटीएस डीजीपी को कहा कि एक एजेंट साहब को कहा कि साहब हमारे पास में मेल आया है जिसमें इंडियन मुजाहिदीन ने जिम्मेदारी ली। तो आपको ईमेल पेश करना चाहिए था, आपको कोर्ट में आके गवाही देनी चाहिए थी, एक एजेंट साहब को भी गवाही देनी चाहिए थी। ना तो आपने ईमेल पेश किया, ना इंफॉर्मेशन देने वाले कोर्ट में आए, ना जिसने इंफॉर्मेशन रिसीव करी राजस्थान से उस आदमी ने कोर्ट में आके कहा। जिस जगह से आप मेल आना कहते हो, मधुकर मिश्रा के कैफे से, वहाँ से भी मेल होना प्रूव नहीं हुआ, तो फिर मेल की स्टोरी टोटली डेमोलिश हो गई। क्या बचा उस मेल के अंदर?
और जो कुछ मेल आपने पेश किया उसको भी टेम्पर्ड कर दिया, उसका हेडर काट दिया, उसका फुटर काट दिया। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स पे कौन बिलीव करेगा जो टेम्पर्ड के साथ में पेश किया? तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ईमेल की स्टोरी गलत है, प्रूव नहीं है, यही कहा कोर्ट ने। और इसमें एक मुलजिम 16 साल 10 महीने का था उस दिन इंसिडेंट के वक्त। कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि हाँ वो नाबालिग था, उसकी जर्नलिटी तय करी है कोर्ट ने साथ में। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। जो जर्नलिटी के ऊपर भी डॉक्यूमेंट्स से कोर्ट ने उनको भी देखा है। ऐसी मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई जो शायद मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की हिस्ट्री में किसी ने नहीं पेश करी होगी। मेडिकल बोर्ड मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है कि इस आदमी की उम्र 25 साल से 40 साल के बीच में हो सकती है। वेरिएशन 1 साल 2 साल का आता है, बात समझ में आती है। वेरिएशन 15 साल का, 16 साल 10 महीने के बच्चों को आप 40 साल का भी दिखा सकते हो। तो कोर्ट ने स्ट्रिक्टली उसको रिफ्यूज़ किया। ये कैसी मेडिकल रिपोर्ट है? इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान, कोर्ट की प्रक्रिया के दौरान 1200 से ज़्यादा गवाहों की गवाही ली गई, यानी कि 1200 से ज़्यादा विटनेस थे। चाहे वो इन चारों आरोपियों से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, चाहे जिन लोगों की जान गई वो हो, या फिर जो चश्मदीद गवाह थे वो हों। राजस्थान हाई कोर्ट ने जब अपना जजमेंट दिया तो उन्होंने ये बात कही कि जो थ्योरी ATS ने राजस्थान हाई कोर्ट को सबमिट की थी, जिसके अंदर ये जिक्र किया गया था कि बाटला हाउस से जब मोहम्मद सैफ को अरेस्ट किया गया और उसने जिस साइकिल का जिक्र किया, जिसका नंबर मैं आपको बताता हूँ 129489, ये वो साइकिल थी जिसका जिक्र किया गया, जिसका नाम सबमिट किया गया कि जी ये साइकिल थी जिसको बॉम्ब के रूप में वहाँ पे रखा गया था। फिर यहाँ से थ्योरी आई कि जिन जिन अलग अलग जगहों पे बॉम्ब रखे गए थे वहाँ पर साइकिल के रूप में इन बॉम्ब्स को रखा गया था। राजस्थान हाई कोर्ट ने इस थ्योरी को सिरे से नकार दिया है, क्योंकि जब साइकिल के रूप में बॉम्ब रखने की बात हुई तो फिर ये बात आई कि ये लोग बस से ट्रैवल करके आए थे। राजस्थान हाई कोर्ट ने इस थ्योरी को भी नकारा है कि ना ही ये लोग बस से ट्रैवल करके जयपुर आए थे, ना ही ये साइकिल जिसका जिक्र ATS ने अपनी चार्जशीट के अंदर किया है, जो नंबर मैंने आपको पढ़ के बताया, ये साइकिल वहाँ पर पाई गई थी। आप जब डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के अंदर ये बात कहते हो, 4 महीने बाद ये कहते हो कि साहब मैं आपको चल के बता सकता हूँ कि यहाँ हमने बम रखे थे, वो जगह तो जिस दिन बम फटा उसी दिन सारी दुनिया को पता पड़ गई थी कहाँ कहाँ बम फटे। तो इसमें नई बात क्या थी? दूसरी उन्होंने बात कही कि साहब मैं चल के बता सकता हूँ कि हमने कहाँ से साइकिलें खरीदी। तो ये बात तो वो 4 महीने बाद कहते हैं, जबकि ATS ने तो साइकिल शॉप से बिल बुकें जो हैं विदिन 3 डेज सीज कर ली थी। तो ये बात भी कोई नई नहीं थी। ATS को किसने बताया था 3 दिन बाद में ही कि यहाँ से उन्होंने साइकिलें खरीदी, जब उनको पहला स्टेटमेंट 4 महीने बाद में मिला था। फिर आपने जो बिल पेश किए उन बिलों पे फ्रेम नंबर दूसरे हैं, साइकिल पे फ्रेम नंबर दूसरे हैं, वो भी टैली नहीं होते हैं। तो ये प्रूव नहीं होता कि जो ATS इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो बिल पेश किए उन बिल के ऊपर जो फ्रेम नंबर हैं उनसे ये साइकिलें नहीं खरीदी गई, क्योंकि साइकिल नंबर दूसरे हैं, फ्रेम जो बिल के ऊपर फ्रेम नंबर है वो दूसरा है। तो ये स्टोरी भी गलत थी। तो कोर्ट ने तो लंबी बहस चली इस मुकदमे के अंदर, काफ़ी दिन तक कोर्ट में बहस चली और हर चीज़ को कोर्ट ने बहुत गहनता से देखा। और कोर्ट के जो फैसले हैं वो दस्तावेज के ऊपर होते हैं, हर डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई करते हैं। ये सब चीज़ें कोर्ट ने देखी। स्पेसिफिक स्टोरी आप लेके आए कि साहब ये लोग बाई डिलक्स बस दिल्ली से जयपुर आए, तो डिलक्स बस का तो रिजर्वेशन होता है। आपको रिजर्वेशन स्लिप उसने भर के पेश करी होगी, टिकट लिए होंगे तब बैठा होगा। आपको उसकी भरी हुई स्लिप निकाल के उसकी हैंड राइटिंग से टैली कराना चाहिए था, वो आपने कुछ नहीं किया। 6 घंटे जो लोग उसके साथ में बस में बैठ के सफ़र करते हुए आए, आपको मालूम था बस के रिजर्वेशन से कि या अगर फॉर एग्जांपल एक्यूज अगर 45 नंबर की सीट पे बैठ के आए तो 46 पे कोई दूसरा बैठ के आया होगा, उसका रिकॉर्ड मौजूद है। आप उसको बुलाते, टैली करते, भैया तुम्हारे साथ में 6 घंटे तक इस आदमी ने सफ़र किया है, ये आदमी यहाँ तक आया, उससे उसको पहचान करवाते। कुछ वो तो कुछ किया नहीं आप। 13 मई 2008 की शाम को जयपुर में 8 बॉम्ब ब्लास्ट हुए। इन सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में 70 से ज़्यादा लोगों की जान गई तो वहीं 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए। सबसे पहला धमाका जयपुर के बड़ी चौपड़ के पास हुआ। दूसरा धमाका बड़ी चौपड़ के पास मौजूद मानक चौक पुलिस स्टेशन के बाहर हुआ। तीसरा धमाका छोटी चौपड़ और कोतवाली स्टेशन पर हुआ, जिसके बाद चांदपोल हनुमान मंदिर, सांगनगेड़ी गेट और जोहरी बाजार में भी धमाके हुए। बड़ी चौपड़ के पास मौजूद ये मानक चौक पुलिस स्टेशन है। जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट में मानक चौक पुलिस स्टेशन का सिपाही शहनवाज भी शहीद हुए। ये शहनवाज का गांव है नेतड़वास, जयपुर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर मौजूद। ये शहनवाज के बेटे साकिब है। शहनवाज की शहीदी के बाद साकिब को सरकार में नौकरी मिल गई है।
साकिब आज अपनी बीवी, अपने बच्चों और अपनी मां के साथ नेतरवास में रहते हैं और जयपुर में नौकरी करते हैं। हमसे बातचीत के दौरान साकिब ने बताया कि उनको राजस्थान हाई कोर्ट के इस फैसले से कोई आपत्ति नहीं है और उन्हें न्यायपालिका के फैसले पर पूरा भरोसा है। साकिब का कहना था कि जो लोग बेगुनाह हैं उन्हें सजा नहीं होनी चाहिए। मेरा तो यही कहना है, अगर वो भाई बेगुनाह है तो उन्हें, इतने साल वो जेल में रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सरकार भी कर रही है उनके ऊपर काम, क्या पता वो बेगुनाह हो। और वो भी तो सजा मिली है, इनको नहीं मिली, क्या पता इनके खिलाफ कुछ मिला नहीं होगा। कोई उस टाइम पे क्या कई ऐसे भी आदमी फंसे हैं जो इन मामलों में नहीं थे। जिस टाइम पेपर बांटता था पेपर बांट के आ रहा था मैं घर पे, उस टाइम होगा। तो क्या साइकिल में लगा हुआ था बम, आपको पता चला था? क्या ये एकदम पता नहीं था, उस साइड से उछट के आया था, छर्रे उछट के आए थे। हाँ। मेरे साइड से घुसा और गुर्दा फट गया मेरा। अच्छा, तो आपको चोट लगी उसमें? गुर्दा फटा? हाँ जी। मेरे पेट पे निशान भी है। अच्छा, तो अभी आपको क्या लगता है आज जो उनका फैसला आया हाई कोर्ट ने, जो लोग थे 4 आरोपी थे उनको रिहा किया है, आपको क्या लगता है इस पर? ये क्या गलत किया इन्होंने, गलत किया। इनको फांसी की सजा दी हुई थी, फिर भी इनको छोड़ दिया गया जी। ये गलत करा इन्होंने। आपको कोई मदद दी गई, आर्थिक मदद, जब आपको चोट लगी? तो उसके उस बाद टाइम 1 लाख रुपये मिला था। अच्छा, उसके बाद 6 ऑपरेशन हो गए मेरे, 6 साल तक तो घर पड़ा रहा मेरा। 6 साल तक आप घर पर थे? हाँ, बेड पे था मैं। 4 ऑपरेशन हो गए उसके बाद हुआ जी। फिर मेरे पेट पे निशान भी है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये छोटी चौपर चौराहा है, सर्कल है जिस पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर जो जयपुर में बॉम्ब ब्लास्टिंग हुई थी उसमें से 2 बम फटे थे। एक ये पुलिस स्टेशन है इधर, यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, और एक मेरे ठीक पीछे राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पे एक पेड़ है जिसके नीचे एक साइकिल खड़ी थी। उस साइकिल पर एक स्टील का टिफ़िन बंधा हुआ था, जो 2-3 प्लेयर वाले टिफ़िन होते हैं। उस टिफ़िन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसके चलते लोगों की जान गई। मेरे साथ इस वक्त प्रकाश जी मौजूद हैं, इनकी दुकान है। कहाँ आपकी दुकान थी, कहाँ थे आप उस वक्त, क्या हुआ था आप एक बार बताइए? बम ब्लास्ट के आगे आज भी लगी हुई है ये पुल वाली दुकानें जो आपको नज़र आ गई होगी जी। ये जो दुकानें हैं, हाँ, ये पुल वाली दुकानें हैं। ये पुल की दुकान है अपनी जी। तो पुल की दुकान के पीछे ही मैं खड़ा था, ठीक उसके थोड़ी पीछे ही वो साइकिल खड़ी थी। उस साइकिल में ही बम विस्फोट हुआ था, और उसके विस्फोट के थोड़ी देर बाद ही अब भगदड़ मच गई थी। लोग बागों में अफरा तफरी मच चुकी थी, यहाँ कोई बचाने वाला, कोई संभालने वाला नहीं था। तो वो मदन जी ने उधर से पुलिस वालों को बुला के लाए। वो जब तक इधर आए तब तक यहाँ छोटी चौपड़ कोतवाली के बाहर भी बम ब्लास्ट हो चुका था। यहाँ से वो लोग गए भागकर पुलिस वालों को बुलाने यहाँ थाने पे। हाँ जी। पुलिस वाले यहाँ आए, जैसे ही वो यहाँ आए वहाँ पर भी एक बम वहाँ ब्लास्ट पे भी एक बम ब्लास्ट हो चुका था जी। तो उसमें भी काफ़ी आदमी खत्म हो गए, यहाँ भी काफ़ी आदमी खत्म हुए। यहाँ किधर किसकी जान गई? आप किसी को जानते हैं, आपकी जानकारी? हाँ, ये राम बाबू जी मालेगाम फलोड़ वाले जो पीछे हाँ, पंचायत ये जो की दुकान है मालीराम फलोड़ एंड कंपनी की। हाँ। जी। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा बरी किए गए 4 आरोपियों में से 3 आरोपी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सरायमीर इलाके के रहने वाले हैं। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन निजी कारणों की वजह से उन्होंने कैमरे पे बात करने से मना किया। लेकिन उनके समर्थक और उनके हक की लड़ाई लड़ने वाले राजीव यादव ने मोजो स्टोरी से बात की और उनका कहना था कि चारों की गिरफ्तारी बेबुनियाद है
और अब उन्हें समाज में अपनी जगह फिर से बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। सलमान जो लड़का जो गिरफ्तार हुआ था और ये नाबालिग था और ये इसको दिल्ली में जो घटना हुई थी उसके भी इसके ऊपर आरोप लगे थे और उसको उसके जो उसके दादा थे जो है वो उस सदमे को नहीं बर्दाश्त कर पाया और कुछ ही दिनों बाद उनकी डेथ हो गई। ये बहुत अमूमन नॉर्मल सा लगता है कि किसी को देशद्रोही कर दीजिए, लेकिन एक एलिगेशन जो लगता है और एक सोसाइटी पे, कम्युनिटी पे एक झिल जो लगता है, शायद इस लड़ाई को हम लोगों ने इतनी मजबूती से इसीलिए लड़ा कि हम लोग वो परिवार क्या बात हम करें। हम लोग जब कहीं जाते थे, आजमगढ़ के लोग, आज भी हम लोग जाते हैं कहीं बाहर होटलों में तो हमको साइड में खड़ा कर दिया जाता है, हमको हमारा कार्ड चेक किया जाता है। तो ये जो था, अब यही स्थिति है कि जो हनीफ साहब हैं, आज मैं इनके बारे में आपको बताया भी कि जब हनीफ साहब एक टीचर थे, वो शॉक हो गए। उनके लड़के को भी मध्य प्रदेश से कहीं इंदौर से उठाया गया था और उसको ला करके लखनऊ से दिखाया गया। एक तो उसकी गिरफ्तारी गलत थी, दूसरी तरफ जो उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे थे, जो आरोप लगा रहे थे, उससे एकदम शॉक हो गए और उनका स्थिति हो गई कि वो बेड पर आ गए। अब सवाल ये है कि अगर राजस्थान हाईकोर्ट की फाइंडिंग्स या राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट सही है, जो जस्टिस पंकज भंडारी और समीर जैन का जजमेंट आया है, अगर ये जजमेंट सही है तो एटीएस से जो चूक हुई थी उसकी जवाबदेही कौन लेगा? और अगर ये जजमेंट गलत है तो आखिर कौन सी थ्योरी को ठीक माना जाए जिसके बिना पर इन चारों आरोपियों को सज़ा दिलवाई जाए? हम इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अब इस जजमेंट को पढ़ेगा, जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट था उसको भी पढ़ेगा और उसके बाद कोई एक टिप्पणी दी जाएगी, कोई एक जजमेंट दिया जाएगा कि ये चारों आरोपी दोषी हैं या नहीं है, इनकी रिहाई ठीक है या नहीं है। और अगर ये दोषी नहीं है तो आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया? अब देखने वाली बात ये होगी कि जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट के नज़र के नीचे से निकलता है तब तक क्या समाज में इन चारों आरोपियों को एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.